हेलो फ्रेंड्स, आज न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवाणु उर्वरक एमीन्स बैक्टीरियल फर्टिलाइजर्स। ओके, ये रही हमारी आज की हेडलाइन। और हम जानेंगे कि जीवाणु उर्वरक होते क्या हैं और कैसे इनसे हमारे किसानों भाई को लाभ मिलती है। तो आज विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। मृदा में उपस्थित कुछ सूक्ष्म जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, फास्फोरस को उपलब्ध कराते हैं एवं अनेक लाभदायक क्रियाएं करते हैं, जिनसे मृदा की उर्वरा शक्ति वृद्धि होती है। और इन्हीं जीवाणु युक्त पदार्थों को ही जीवाणु उर्वरक की संज्ञा दी जाती है। कहने का तात्पर्य कि जो जीवाणु है, जो लाभदायक जीवाणु है, मेरा कहना है जो लाभदायक जीवाणु होती है वो क्या नाइट्रोजन से है ना। सो वायुमंडल से नाइट्रोजन के क्या करते हैं, स्थिरीकरण करती है वहाँ से, और हमारे खेत में फिक्सेशन कर देती है ना नाइट्रोजन का। मतलब वायुमंडल से क्या करती है, लेती है और आप खेतों में छोड़ देती है, जिससे हमारे फसलों को लाभदायक होता है। साथ ही साथ उन्होंने नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस भी अवेलेबल कराते हैं ना, अवेलेबल कराते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि इससे हमको क्या लाभ होती हैं। तो इनका एक छोटा सा एक डेफिनेशन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। समझने की कोशिश करिए। ये जो है यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन है, पढ़ना है। मृदा में उपस्थित कुछ सूक्ष्म जीवाणु जिसे हम नग्न आँख से नहीं देख सकते, जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है ना, ये मान लीजिए वायुमंडल है, इसमें नाइट्रोजन स्थित है, तो यहाँ से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके खेतों में क्या करती है, छोड़ती है। और साथ ही फास्फोरस को भी उपलब्ध कराती है एवं अनेक लाभदायक क्रियाएं भी करती है ना, अनेक लाभदायक क्रियाएं भी करती है, जिनसे मृदा की उर्वरा शक्ति क्या होती है, में वृद्धि होती है। अब इन्हीं जीवाणु युक्त पदार्थों को जीवाणु उर्वरक की संज्ञा दी जाती है। मतलब इन्हीं जीवाणु को उर्वरक या जीवाणु उर्वरक की नाम की संज्ञा दी जाती है, जो यहाँ पे साफ शब्दों में क्लियर है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। जीवाणु के महत्वपूर्ण स्थान हैं इनमें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम, नीलहरित शैवाल, एजोला। ये सभी जो है दलहनी वाली फसलों में रहती है, साथ ही साथ धान वाली फसलों में रहती है। एजोला खासकर आपको पता होगा धान के में रहती है। एजेक्टोबैक्टर, राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर और एस्पेरिलियम, ये जो है हमारे दलहनी फसलों में मिलती है। साथ ही बात कर लेते हैं हम लोग राइजोबियम की, है ना। राइजोबियम की हम लोग बात कर लेते हैं आज। दलहनी फसलों में राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाइट्रोजन को खींचकर, है ना, क्या करते हैं, वहाँ से आप खींचकर या तो फिर अपने ग्रहण करके क्या करते हैं, जड़ों, है ना, जड़ ग्रंथि में यौगीकरण करती है, मतलब फिक्सेशन करती है, जिनसे पौधे अपने उपयोग लाते हैं। और सचर्य सजीवन पौधे में राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन क्या होती है, पौधों को शक्ति पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। और फसल काटने के बाद जड़ ग्रंथियाँ जड़ों के भूमि में रह जाती है, जिसका भूमि के नाइट्रोजन उर्वरता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है ना। मान लीजिए कि आपने दलहनी फसल लगाया, ठीक है, फसल कटने के बाद जड़ की जो ग्रंथियाँ थी भूमि पर ही रह जाती है, जिनका जो है भूमि पे कुल नहीं बल्कि अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो यूज हो चुका था और नाकाम, मतलब दोबारा वो काम नहीं आएगा और वो रह गया, जिसकी वजह से हमारे जब भी अगर हम खेती लगाते हैं, मान लीजिए खेत है हमारा, इसमें अगर हमने फसल लगाए हैं तो इससे हम फसल हार्वेस्टिंग करते हैं। फसल हार्वेस्टिंग के साथ ही क्या कर देना चाहिए, जड़ को हटा देना चाहिए, ताकि क्लियर हो जाए और हमारे फसल को दोबारा नुकसान ना कर पाए। क्योंकि हम लोग के लिए तो जड़ सही है ना, जो नाइट्रोजन छोड़ती है, बट कुछ ऐसे भी पदार्थ होती है जो हमारे फसलों के लिए नुकसानदायक होती है, इसलिए निकाल देना ज़रूरी है।
फिर साथ ही बात करते हैं एजोक्टोबैक्टर या एजोस्पेरिलियम। इनका शायद दोनों एक ही हैं, है ना, जो एक ही जैसे काम करते हैं। यह सजीवी जीवाणु के अलावा प्रकृति में ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, है ना, जो फ्रीडम रहते हैं इन लोग, और वायुमंडल में नाइट्रोजन का युगीकरण करने में सक्षम होते हैं, और साथ ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में, कहाँ, भूमि में करने में सक्षम होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली वायुमंडलीय नाइट्रोजन की युगीकरण क्रियाओं को असहजीवी यौगिकरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? असहजीवी, है ना, असहजीवी यौगिकरण कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा एक्चुअली, क्योंकि एक डिफिनेशन बोल सकते हैं, ये डिफिनेशन है नहीं, है ना। इसकी डिफिनेशन मान सकते हैं हम लोग, हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। थोड़े शुरू के मैं कलर चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ से ऐसे सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होने वाले वायुमंडल नाइट्रोजन की यौगिकरण क्रिया को असहजीवी यौगिकरण क्रिया भी कहते हैं। तो ये हमारा एक क्या होगा, डिफिनेशन बन गया है। और साथ ही ऐसे जीव हैं जो आप जैसे एग्जाम्पल के लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे एजोक्टोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम। इन जीवों को कल्चर में उपयोग से रबी, है ना, रबी में कौन सा फसल बोई जाती है? रबी में खासकर दलहनी फसल होती है ना, जैसे चना, मटर, मूंग, इस टाइप का। फिर धान्य फसल के उपज में सार्थक वृद्धि देखी गई है। अब इन सूक्ष्म जीवों से प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। मतलब इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अगर प्रति ईयर देखा जाए कि आप जितने फसल लगाते हैं उसकी अवधि, आपने 4 महीना का अवधि है, 5 महीना का अवधि है, उसके दौरान ये जो पौधाएँ हैं, है ना, ये जो पौधाएँ हैं उतने दिन 3 से 4 महीने में 25 से 30 केजी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो आपको सोच लीजिए कि आपके 25 से 30 केजी नाइट्रोजन फ्री का मिल रहा है ना, मुफ्त का। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ बेनिफिट का दिया हुआ है ना, ये जो बेनिफिट यहाँ पे हेडलाइन दिया गया, जैसे पहला है उपज में वृद्धि, दूसरा वनस्पतिक वृद्धि एवं विकास में वृद्धि, तीसरा पौधे के बीजों में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, वृद्धि होती है। फोर्थ, नाइट्रोजन में यौगिकरण की अधिक होती है, मतलब फिक्सेशन की। चौथा, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, जड़ ग्रंथियों रूट का निर्माण करती है ना, ठीक है। चौथा पे जड़ ग्रंथि यानी रूट नोडल्स का निर्माण करती है। चौथा यहाँ पे है जीवाणु कल्चर का प्रयोग यानी मेथड, है ना, ये मेथड है। कल्चर को बीज से उपचारित करने हेतु 1 या तो आधा लीटर पानी, साफ 50 से 60 ग्राम चीनी या गुड़ घोल बनाकर उसे उबाल ले, ताकि पानी में उपस्थित हानिकारक जीवाणु मर जाए, और घोल को ठंडा कर लेना चाहिए। इसे ठंडे घोल में कल्चर के पैकेट को खोलकर डाल देना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि आपने एक कटोरा में पानी गर्म किया, उसमें बीज डाला आपने, गुड़ डाले पर गर्म किया, उबाल आई, फिर ठंडा किया, उसके बाद उसमें बीज का आपने जो भी बीज लाए हैं वो खोल के इसमें डाल देना है ना, इसमें डाल दीजिएगा, पैकेट डाल देना चाहिए, और फिर गाढ़ी हुई पेस्ट और तैयार कर लेनी चाहिए। जब गाढ़ी हो जाए, है ना, चिपचिपा सा, इसके बाद साफ बर्तन में शुद्ध बीज को निश्चित 10 किलोग्राम प्रति, है ना, 10 किलोग्राम मात्रा लेकर कल्चर को थोड़ा डालें और फिर साफ हाथों से मिलाएं। जब बीज अच्छी तरह से मिल जाए तो साफ कपड़े पर सुखा देनी चाहिए, है ना। सुखा देना चाहिए, कहें सूखने के लिए छाया में फैला दे, और ध्यान रहे कि मिश्रण को धूप में कभी ना सुखाएं, है ना। अगर मान लीजिए कि अपने सब का अगर उपचार कर रहे हैं तो कभी धूप में नहीं सुखाना आपको, कि नॉर्मली एक घर की छाया में सुखाना है, क्योंकि धूप में सूखने से जीवाणु मर जाते हैं, जिससे लगाने से कोई लाभ नहीं होता। अब कल्चर के सावधानियां हैं जो यहाँ पे कुछ हेडलाइंस हैं, है ना, ये जो है इसमें से पहला है
फास्फोरस यानी फास्फेट की उपयुक्त मात्रा में फसल में डालना चाहिए। आपको निश्चित मात्रा में डालना है, उससे अधिक आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। साथ ही कल्चर को उपयोग से पूर्व 30 से 40 डिग्री सेल्सियस संरक्षित कर लें, मतलब उनको गर्म कर लें 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, ताकि उसमें जो भी जीवाणु रहे वो क्या हो जाए, मर जाए। अन्यथा उसकी सक्रियता में कमी आ जाएगी, जिससे उनकी मान लीजिए आपने अगर नहीं किया तो आपके बीज अंकुरण में शायद समस्या आ सकती है। देन यहाँ पे तीसरा है, प्रत्येक दलहनी फसल हेतु उसे विशेष फसल से तैयार किए गए सक्रिय प्रजाति से निर्मित कल्चर का उपयोग करना चाहिए। जिससे दलहनी फसलों में भी उपयुक्त कल्चर का उपयोग किया जाता है। कहने तब के सभी फसलें में इन कल्चर का अपनाया जाता है, जो भी कल्चर की जाती है ना, ट्रीटमेंट के लिए। तो कल्चर का मतलब ये होता है कि अगर कल्चर आप करेंगे तो आपके जो अंकुरण है वो अच्छी खासी होगी। आप मान लीजिए कि अगर 100 बीज लगाए हैं तो 100 में आपको 90 बीज आपका आना है। आपका मतलब 90 बीज कहीं भी जाएगा नहीं, है ना। मान लीजिए 10 बीज इधर उधर गिर जाए, चिड़िया खा जाए, बट 90 बीज आपका अंकुरण होना ही होना है। यहाँ पे चौथा बात कर लेते हैं, पौधे की सुरक्षा हेतु उपयोग की जाने वाली कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का लेप कर कल्चर को दुगनी मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए आपने कीटनाशक का प्रयोग कर लिया तो उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का भी साथ में कर लेना चाहिए। और यहाँ पे पांचवा बताया गया है, कल्चर उपयोग की गई मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होनी चाहिए, है ना। कल्चर में अगर आपने जो भी उपयोग किया है, मान जैसे उसमें बताया कि अब कीटनाशक उपयोग करना है, कैल्शियम भी उपयोग करना है, इसके साथ ही अब बहुत सारी ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। किसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए? नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे छठवां जो बताया गया है, मिट्टी में उपयुक्त नमी की मात्रा होनी चाहिए और नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, नहीं तो बीज अंकुरण में समस्या हो सकती है। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे सातवां जो यहाँ पे, अम्लीय मृदाओं में दलहनी फसलों को बोने से पूर्व उस खेत में मिट्टी की सुझाव अनुसार चूने की मात्रा अवश्य मिले, है ना। देखिए बोने से पूर्व क्या बोला है कि सुझाव अनुसार। आपने देखिए कुछ भी बोने से पहले आपको कुछ सुझाव मिलती है, कुछ निर्देश मिलती है, उस निर्देश को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ बोला है कि आप इस कल्चर का उपयोग करते हैं तो आप सबसे पहले चूने का उपयोग करें। चूने का उपयोग करने इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप चूने का उपयोग करेंगे तो आपके खेत में दीमक जो नहीं लगेगी, जिससे आपके फसल को दीमक नहीं लगेगी, है ना। और आपके पौधों को भी नहीं, जिससे आप बच सकते हैं और आपको इससे प्रॉफिट मिल सकता है। साथ ही बात कर लेते हैं फास्फोरस के घोलक जीवाणु यानी फास्फोरस सल्फेट बैक्टीरिया कल्चर। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में धान के पौधे की जड़ों को रोपा लगाने से पहले फास्फोरस घोल जड़ से उपचारित कर लेना चाहिए। बीज उपचारित हेतु 5 से 10 ग्राम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करना चाहिए। मतलब आपने अगर जितना फसल लगा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने अगर 20 किलो लगा रहे हैं, ठीक है, तो 20 पंचे कितना हो जाए 100। आपको 100 यानी 100 ग्राम, है ना, उपचारित जो भी लेना है। उपचारित करने के लिए जो फास्फोरस घोल है, 100 ग्राम फास्फोरस में आपको 20 किलो घोल बनाकर उसे उपचारित कर लेना है। तो आज के लिए इतनी है, और कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अकार्बनिक या रासायनिक उर्वरक, है ना, इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइज़र। तो हम लोग फर्टिलाइज़र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।